हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर 2 को लर्न करें, चैप्टर 1 से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो चैप्टर 1 का नाम था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लर्न किया था हिस्ट्री क्या है। तो ह्यूमन बीइंग का जो भी पास्ट रहा है, जो भी और उसके लाइफ में चेंजिंग रहा है, तो उस चेंजिंग को स्टडी करते हैं हम लोग किसी ना किसी एविडेंसेस पे, यानी कि कुछ मिला उनका यूज़ किया हुआ या कुछ लिखा हुआ उनके बारे में, ठीक है। तो वो जो भी हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल, बहुत इन्वेस्टिगेशन के साथ में, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री, ठीक है। और ये देखा था हम लोगों ने कैसे कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाहर के कंट्री से लोग आए थे माउंटेन पास के थ्रू, फिर नर्मदा रिवर, सिंधु रिवर, ये सब धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में वो लोग फैल गए थे, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा था टाइमलाइन, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 माना जाता है, वहाँ से हम लोग 1 2 3 4 करते करते अभी 2023 में आ गए हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, या BCE, बिफोर कॉमन एरा, और उनके जन्म के बाद के टाइम को CE बोला जाता है, कॉमन एरा, या AD, तो AD उतना यूज़ नहीं होता है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा था। और एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था कि क्लास 6 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, 7th में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और 8th में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टडी करोगे आप लोग। तो 6 में हम लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का टोटल पढ़ेंगे, प्लस उनके जन्म के बाद का 700 ईयर्स तक का पढ़ेंगे। और 7th में आप पढ़ोगे 700 ईयर्स से लेकर के 1600 ईयर्स तक, जिसको AD या CE भी बोलिए, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। और 8th में पढ़ोगे आप 1600 ईयर्स से लेकर 1947 तक, जब ये आज़ाद हुआ भारत, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा जाता है। तो हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो जिसमें अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेसन 1 में हमने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम और कैसे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब एक्चुअली स्टार्ट हुआ यहाँ से हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हंटर्स एंड गैदरर्स। तो देखिए, हमेशा द अर्लीस्ट पीपल, या आप इसका नाम ऐसे भी ले सकते हो, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो आप ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल बोलिए, हंटर एंड गैदरर्स द अर्लीस्ट पीपल बोलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हैं, बट दोनों सेम चीज है। तो यहां पे मेन देखिए, हंटर्स क्या है? हंटर्स मीन्स क्या होता है? शिकार करने वाले, शिकारी है ना, शिकारी लोग, एक से ज़्यादा शिकारी, कुछ भी। तो ये उस टाइम की बात हो रही है जब इंसान सिर्फ शिकार करता था। इस वर्ड से आप समझिए, शिकार करता था, गैदर नहीं कर रहे। मैं पहले इस वर्ड में बहुत कुछ है, आप वर्ड को समझिए। लेसन जो चैप्टर का नाम होता है उस नेम में बहुत कुछ होता है। तो वो शिकार करते थे, तब की बात होगी इस लेसन में, इस चैप्टर में। और देन गैदरर्स कैसे बने वो, ये फिर बात करेंगे हम। तो हंटर्स तब तक वो थे जब तक कि स्टोन का सही से यूज करना वो लोग नहीं जान पाए थे, ठीक है। देखिए कैसे, आपको लगेगा कि ये स्टोन से ही तो वो लोग हंटिंग करते थे, नहीं, उससे पहले भी वो लोग हंटिंग करते थे, ठीक है। तब तक वो हंटर्स थे। तो वो लोग सिर्फ एवरीडे इतना ही फूड मतलब कलेक्ट कर पाते थे, या इतना ही एनिमल्स को मार पाते थे जितना कि वो खुद खा सकते थे। तो उस टाइम हंटर्स कौन कौन था? सब कोई था। किसके लिए गैदरिंग करेंगे वो लोग? सब के सब हंटर्स थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो,
चाइल्ड हो, सब हंटिंग करते थे और बस अपने किसी भी तरह जीना चाहते थे। लेकिन जब उन लोगों को स्टोन मिल गया, स्टोन का वो लोग यूज़ जान गए, स्टोन के बारे में उनको समझ में आ गया कि स्टोन का यूज़ हम कर सकते हैं, तब उन लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया कि देखो भाई, सबको हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना देखिए अब एक वेपन मिल गया, उस वेपन के, उस टूल के सहारे वो लोग इतना ज़्यादा हंटिंग कर पाते थे और उस जो स्टोन टूल्स था, स्टोन वेपन्स था, उससे ज़मीन खोद खोद कर ज़मीन के अंदर से वो लोग फूड, प्लांट्स फूड निकाल पाते थे, फ्रूट्स को तोड़ पाते थे स्टोन से। जब वो लोग ये जान गए तो वो लोग एक्स्ट्रा फूड, पहले जब तक सिर्फ वो हंटिंग कर पाते थे तब तक सिर्फ अपने लिए जीते थे, लेकिन गैदरिंग वो अब कर रहे क्योंकि अब उनके पास वेपन है, कम टाइम में ज़्यादा वो हंटिंग कर पा रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा वो फूड कलेक्ट कर पा रहे हैं। तब एक दिमाग में उनके कॉन्सेप्ट आया कि भाई एक मतलब कि फैमिली टाइप की होनी चाहिए। तो उन्होंने फीमेल्स को रहने के लिए बोला कि केव में आप रहो, और जो फीमेल जाना चाहती है, जो खाली है, वो जा सकती है हंटिंग के लिए बिल्कुल, लेकिन जो बच्चों का ख्याल रखना है या कोई उनका ओल्ड पर्सन है, उनको थोड़ा सा केयर देना है, केयर करना है, तो इस तरह का जब ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, बच्चों का भी ख्याल रखना है, जो बुजुर्ग हो गया है क्योंकि उसने सिखाया है हंटिंग करना, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो उनका टीचिंग लिया है, फिर नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो उनका केयर करना है। तो आप लोग घर पे रहिए, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब वेपन आ गया है, हम हंटिंग करेंगे प्लस गैदरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हंटर्स एंड गैदरर्स एक साथ एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले वो हंटर्स थे, सिर्फ हंटर, वो लोग हंटिंग करते थे, खाते थे, बस उस दिन का उस दिन खत्म हो गया, फिर कल, अब कल देखेंगे। लेकिन जब उनके पास वेपन आया, स्टोन टूल्स, स्टोन वेपन्स आया, तब उनके पास ये कॉन्सेप्ट आया कि हम तो गैदर भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं भोजन, एक्स्ट्रा भोजन भी हम लोग रख सकते हैं। तो यानी कि हम कुछ लोगों को छोड़ देते हैं वहाँ केव में, जो लोग नहीं हंटिंग कर सकते, तो वो भूखे नहीं मरेंगे, वो लोग कुछ और काम करेंगे। जैसे फीमेल है, बच्चों का ख्याल रखेंगी, जो बुजुर्ग है जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है, कैसे जीना है, कैसे जानवरों से लड़ना है, उनका भी केयर करना है, तो उनके लिए हम गैदर कर सकते हैं। तब गैदरिंग वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। पहले हंटर्स देन गैदर्स, और फिर आगे लेसन 3 में पढ़ोगे आप लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर। चलिए, तो इसमें कुछ टॉपिक का नाम दिए हुए, देखिए द स्टोन एज, तो हाँ स्टोन एज ही पढ़ेंगे हम लोग, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या है। और इसमें टाइमलाइन को देखिए, पढ़ लीजिए, ये 5 लाख ईयर्स से 10,000 ईयर्स BC तक, BC है ना, तो अभी 2023 हम लोग आगे आ गए हैं, तो आप इसमें 2000 ऐड कर सकते हो ईयर, यानी कि अभी से 12,000 ईयर्स तक चला था पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, इसमें देखिए 2000 ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स पहले तक चला था आपका मेसोलिथिक। तो यहाँ देखिए, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक मीन्स होता है स्टोन, तो पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, यहाँ मेसो मीन्स होता है मिडिल और लिथिक मीन्स स्टोन, यानी कि मिडिल स्टोन एज, ये चला था इतना, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद नियो, नियो मीन्स न्यू, लिथिक स्टोन यानी न्यू स्टोन एज, ये चला था 2000 ऐड कर दीजिए क्योंकि बिफोर क्राइस्ट है, तो 10,000 ईयर्स से लेकर के 6,000 ईयर्स पहले तक, आज से पहले तक चला था आपका नियोलिथिक एज। और देन उसके बाद चैल्कोलिथिक है, 6,000 ईयर्स से 2000 ऐड कर रहे हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। तो 6,000 ईयर्स पहले से लेकर 4,000 ईयर्स पहले तक आपका चैल्कोलिथिक एज चला था, ठीक है, जो कि कॉपर एज है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो द अर्लीस्ट पीपल, देखिए चार्ल्स डार्विन का आप लोग थ्योरी जानते हो ना कि पहले इंसान एनिमल था, देन फिर एप, फिर मंकी, और फिर मंकी से धीरे 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 ये इवोल्यूशन, इवॉल्व हुआ इंसान और आज यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो उस तरह से द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो वर हंटर गैदरर्स। देखिए 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले तक इंसान हंटर एंड गैदरर्स के फॉर्म में था। मैंने लेसन के नाम में समझा दिया, हंटर एंड गैदरर्स। ओके, यही करता था, इसी तरह वो सरवाइव करता था। द हंटर गैदरर्स गॉट देयर फूड बाय हंटिंग
शिकार करके, वाइल्ड एनिमल्स को मार करके, कैचिंग फिश, मछली पकड़कर, बर्ड्स, गैदरिंग फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, बाद में रूट्स को वो वेपन जब से मिल गया, स्टोन टूल्स, ओके, नट्स भी वो लोग निकालते थे, सीड्स, बीज को भी वो लोग यूज करना जान गए, लीव्स, पत्ते, स्टॉक्स एंड एग्स, ये सब कुछ यूज करना वो लोग जान गए। किसके हेल्प से? स्टोन टूल्स एंड वेपन्स के हेल्प से। एट द टाइम द प्लांट प्रोड्यूस वाज वन ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ फूड। देखिए उस टाइम जो प्लांट का जो प्रोड्यूस था बहुत ही मतलब उनके लिए एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ज़रूरी फूड का सोर्स था। हम अभी यहाँ पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। द स्टोन एज, अच्छा ये स्टोन एज को डिवाइड किसने किया? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। प्री हिस्ट्री को अगेन डिवाइड कर दिया किसने? क्रिश्चियन जॉर्गनसन थॉमसन ने 1820 में, कि नहीं प्री हिस्ट्री को ऐसे स्टडी किया जाए, कैसे? द स्टोन एज, और फिर इन्होंने 3 पार्ट्स में स्टोन एज को डिवाइड किया। ओके, आगे देखेंगे और जो देखना है। ओके देखिए यहाँ 2 मिलियन ईयर्स से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक ये पैलियोलिथिक एज चला है। ओके चलिए, तो यहाँ टॉपिक ये है गैदरिंग फूड, अ डिफिकल्ट टास्क। अभी मैंने बोला था कि प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट सोर्स था, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए गैदरिंग फूड उनके लिए इतना आसान नहीं था, फूड को गैदर करना या किसी एनिमल को क्या हंट करना। आप सोचो कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि एनिमल बैठा हुआ है और बोल रहे आओ भाई हमको मार करके आप खा जाओ, नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये अर्ली मैन, ये अर्ली पीपल गए किसी एनिमल को मारने और पीछे से किसी और एनिमल ने अटैक कर दिया। एग्जाम्पल लायन, लेपर्ड, टाइगर, तो गए तो थे हंट करने और खुद ही किसी और का वो शिकार हो गए। तो ऐसा होता था। कभी कभी ये लोग मतलब दिन भर मूव करते रहे, कोई शिकार नहीं मिला, तो उस वक्त भूखे मर जाएंगे ये तो उस वक्त प्लांट इनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स था। एटलीस्ट ये जिंदा रखने में हेल्प तो करता ही था। आप तो देखिए हंटिंग एनिमल्स वाज डिफिकल्ट टास्क एज सेवरल एनिमल्स रन फास्टर देन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज आर स्ट्रॉन्गर। वो एनिमल हो सकता है इनसे मजबूत और वो इनसे तेज दौड़ता हो, तो कैसे शिकार करेंगे? People need to be alert, quick and have lots of presence of mind to hunt animals or catch fish and birds। देखिए एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, एकदम कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा। जिस एनिमल को मारना है, मछली को पकड़ना है, चिड़िया को पकड़ना है, उसे एहसास नहीं होना चाहिए, उसे फील नहीं होना चाहिए कि कोई हम पे अटैक करने वाला है, तभी आप कर पाओगे हंट, नहीं तो नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। One of the difficult tasks was to recognize the plant produce or the parts of plants whether they were edible or not। कभी कभी आप देखो उस वक्त कोई ना तो मशीन थी, ना मेडिकल था, कुछ भी नहीं था, ना लैब था। ये भी उनको चेक करना होता था कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, किस प्लांट का हम यूज कर सकते हैं एज ए फूड, पॉइजनस तो नहीं है, उसका सीड खाएंगे मर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अरे कोई कोई प्लांट आप जानते हो वो स्किन से टच हो गया तो पूरी एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसे अगर गलती से कोई खा गया तो ये भी पहचानना पड़ता था। आप सोचो, फिर भी प्लांट्स मतलब वो एनिमल्स को देख करके पहचान जाते थे कि ये हम भी खा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स। ये हंटर गैदरर्स जो पीपल थे, ये लोग क्यों मूव करते रहते थे? ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, पता है? ये लोग 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स एक जगह पे रहेंगे, फिर नेक्स्ट जगह पे जाएंगे। ये लोग जगह चेंज करते रहते थे, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इधर उधर घूमते रहते थे। क्यों? देखिए क्यों। Staying at one place for a long period may cause the available resources out of stock, so they travel place to place। देखिए कहीं पर भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, फिशेज हो, ये स्टॉक है ना, ऐसा अनलिमिटेड तो कहीं पर भी नहीं है। तो एक जगह मार कर खा रहे हैं, मार रहे हैं, प्लांट्स का फ्रूट तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो और मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो उस स्पीड से वो चीज़ ग्रो नहीं कर पा रहा है या एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, जन्म नहीं ले पा रहे,
तो खत्म हो जाएंगे स्टॉक, तो कहीं और जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द पीपल एनिमल्स वर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड एंड दीज एनिमल्स मूव्ड वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर ओन प्रे विच लेड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा भी होता था कि जिस एनिमल्स को ये लोग मारकर खाते थे वो एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए। अगर मान लीजिए डियर को ये लोग मारकर खा रहे हैं, उसके लिए घास वहां नहीं है तो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो डियर को मारकर ये लोग खाएंगे अर्ली पीपल। तो जब डियर वहां से गए तो इनको जाना पड़ेगा ना उनको ढूंढने के लिए। तो जब बहुत दूर वो लोग चले जाएंगे, बहुत दूर वो एनिमल चले जाएंगे, तो डेली डेली जा करके, क्योंकि देखिए रास्ता भी सिक्योर नहीं था, ऐसा तो था नहीं कि रास्ता एकदम बिल्कुल पैक है, आप जाइए आइए कोई सेफ्टी। अरे आप गए शिकार करने को, रास्ते में किसी और एनिमल ने आप पे अटैक कर दिया, तो ये भी देखना होता था। तो ये लोग अपना केव देख करके और फिर पूरा प्लेस ही चेंज करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीजन क्या था? द सीजनल वेरिएंस वाज आल्सो अ फैक्टर ड्यू टू दैट पीपल ट्रैवल टू दोज प्लेस वेयर द सीजन फॉर द प्लांट प्रोड्यूस वाज एट पीक। देखो आप, कभी कभी क्या होता था, सीजन भी तो देखना है, वेदर भी देखना है, उनके लिए सुटेबल है कि नहीं है। जो अर्ली पीपल के लिए अगर हार्मफुल है सीजन वेदर, तो लोग कैसे वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अरे जिंदा रहेंगे तब ना हंटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे भाई। पहले इस खराब मौसम से बचो। तो उन लोगों को अगर फील हो जाता था कि नहीं यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है नेचुरली, तो लोग वहाँ से मूव कर जाते थे। और जब सीजन खराब होता है तो एनिमल्स चले जाते हैं। आपको पता है एनिमल्स को सब चीज़ पहले पता चल जाता है। फ्रूट्स नहीं होगा, कुछ खाने के लिए प्लांट से भी नहीं मिलेगा, एनिमल्स भी चले गए सीजन खराब होने से, तो वो लोग क्या करेंगे वहाँ बैठ करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, others are seasonal. Okay, so people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season. देखिए बहुत सारी नदियाँ जो थी सालों भर पानी से भरी रहती थी, पेरिनियल नदियाँ थी, रिवर थी, जिसमें हमेशा पानी रहता था। लेकिन बहुत सारी नदियाँ ऐसी भी थी, कहीं कहीं पर वो लोग ऐसे जगह पे भी रहते थे जो सिर्फ बारिश के मौसम में उसमें पानी रहती थी। बारिश खत्म तो नदी का भी पानी खत्म, तो पीने के लिए पानी चाहिए, तो लोग वहाँ से अपना जगह चेंज कर लेते थे। नेक्स्ट देखिए, पीपल मूव्ड in search of such places where the good quality of stone were available, which were useful for the making of tools. People may have traveled to meet their friends and relatives. वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोन एज का, ये वाला, ठीक है। ये तो बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, दुनिया का कोई भी सिविलाइजेशन कहीं का भी आप देखोगे कि कहाँ पे कोई लोग रहते थे, तो आप कभी भी पढ़ोगे तो नदी के किनारे रहते थे। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए। वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ, जल है तो जीवन है, ठीक है। तो ये लोग बट पानी के अलावा इनको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट था उस टाइम, पता है क्या? स्टोन। जहाँ पे अच्छे क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टोन मिलता हो, जिसका अच्छा से अच्छा वेपन बना सकते हो, अच्छा से अच्छा उससे टूल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं हंटिंग के लिए, प्लांट्स कटिंग के लिए, फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, बर्ड्स को मारने के लिए, ठीक है, फिशिंग के लिए। तो वो लोग ऐसे जगह को ढूंढते थे, ऐसे जगह पे जाते थे। और कई उनका भी तो रिलेटिव थे बाद में, जब गैदरर्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। स्टार्टिंग में से मारकर खाने वाला था, गैदरर्स वाला तो भाई आप रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, ओल्ड पर्सन का ख्याल रखिए। तो इस तरह से रिलेटिव भी तो बन गए थे, उनकी फैमिली थी, छोटी मोटी फैमिली थी, तो छोटी छोटी फैमिली थी, तो वो लोग उनसे मिलने भी जाते थे, इसलिए भी ट्रैवल करते थे। ओके, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखिए, टूल्स यूज बाय द हंटर गैदरर्स। वो लोग कौन कौन सा टूल यूज करते थे? तो हैंड एक्सेस, चॉपर्स, फ्लेक इम्प्लीमेंट्स, अभी दिखाएंगे आपको वो क्या है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स लाइक टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये देखिए, बोन, वुड और स्टोन तीनों का टूल्स मिला है। लेकिन देखिए स्टोन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए बोन हड्डियाँ गलती है, धीरे 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 सड़ जाती है, और लकड़ी भी, लेकिन स्टोन तो वैसा ही मिला है, इसीलिए इस पूरे एज को स्टोन एज बोलते हैं हम लोग। ओके, ऑल दीज टूल्स वर फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सकवेशन। खुदाई करते हैं तो ये सारा चीज मिलता है। दिस टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। देखिए इसका यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? मीट को काट सकते हैं, बोन को भी काट सकते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा अच्छा से नहीं कटेगा, बट कटता था।
और देन बार्क को भी निकालना है, अगर पेड़ के बार्क को, छाल को पहनने के लिए, तो वो भी उसमें काम आ रहा है। एनिमल्स के भी स्किन को निकालने के लिए, एंड फिर रूट्स को, जड़ को खोदने में, प्लांट्स की जड़ को खोदने में काम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, some tools may have been attached to handles of bone or wood in order to make spears and arrows for hunting. Okay, some tools were also used to chop wood for the firewood. Okay, apart from firewood, wood was mainly in use for making huts and tools. देखिए, सुनिए यहाँ, देखिए कभी कभी बोन, जैसे ना पत्थर हो गया, वो अच्छा धारदार पत्थर उन्होंने बना दिया शार्प, अब उसको बांध दिया किसी हड्डी के साथ में ताकि दूर से किसी चीज़ को मार सके। बड़ा हड्डी अगर मिल गया, बड़ा सा बोन, तो उसमें बांध दिया, ठीक है, या फिर लकड़ी में बांध दिया ताकि एक मतलब दूर से, अब एक जा करके पत्थर से ऐसे मारना नज़दीक से, और एक है कि लकड़ी बांधा हुआ दूर से ही मारना, दोनों में आसान कौन सा है? जो दूर से मार सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये लोग ना कभी कभी लकड़ी को काटते थे, छोटा छोटा टुकड़ा निकालते थे चॉप करके आग जलाने के लिए। ओके, और फिर उसके अलावा ये लोग उसका यूज़ करते थे, वो टूल्स का, वेपन्स का, हट बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए भी, और टूल्स, अदर टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते थे, उससे मार मार करके। और झोपड़ी बनाने के लिए क्या, प्लांट को काटेंगे, ठीक है, काट करके उसको चीरना पड़ेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा, तब ना एक हट झोपड़ी बनेगी। तो टूल्स, ये वेपन्स, देखिए कितने काम का था स्टोन। हाँ, अभी जो हमने यहाँ पे नाम लिया, तो देखो आप, ये आप एक बार देख लीजिए ये, ठीक है, देखो आप, ये है हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, ऑरोहेड, बर्ड्स, स्क्रैपर। ओके, तो हमने मेनली यहां पर नाम लिया है चलो पढ़ते। देखिए ये स्टोन, कोई भी, जब से उन लोगों को स्टोन के बारे में पता चला, ये वाइल्ड एनिमल से बचने का बेस्ट तरीका था इनके पास। अब तक का मतलब वो लोगों के पास सबसे अच्छा वेपन आ गया था, मतलब आप समझ लीजिए कि वो ब्रह्मास्त्र था उन लोगों के लिए उस टाइम, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इन लोगों ने मैन यूज्ड हार्ड स्टोन सच एज फ्लिंट। ये फ्लिंट क्या था? एक तरह का स्टोन, हार्ड स्टोन, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए हार्ड स्टोन ही तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग सॉफ्ट स्टोन को थोड़ी यूज़ करेंगे वेपन, एज ए वेपन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन का यूज़ करेंगे, हमें भी दिया जाएगा तो वो लोग स्ट्रॉन्ग स्टोन यूज़ करते थे, हार्ड। फ्लिंट वॉज द स्टोन दैट वॉज यूज फॉर मेकिंग फायर। फायर भी आग जलाने के लिए हार्ड रहेगा, अगर हार्ड नहीं रहेगा स्टोन तो हम जब टकराएंगे तो टूट जाएगा, तो आग कैसे जलेगा? तो हार्ड स्टोन रहेगा तभी तो टकराएगा, फिर हीट होगी, फिर फायर, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते थे। अच्छा, ये सब चीज़ उस टाइम का देखिए, जो भी वेपन था या टूल्स था, रफ एंड अनपॉलिश्ड था, बहुत देखने में अच्छा नहीं था, बट आपको बता दिया बहुत यूजफुल था, सब कुछ था उन लोगों के लिए उस टाइम वो। तो टूल्स हैव बीन फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ मिला है इंडिया में, देखो आप, साउथ इंडिया एंड इन द सोन और सोहन रिवर वैली इन पाकिस्तान। साउथ इंडिया में तो मिला, ये पाकिस्तान में भी मिला है, ये सोहन रिवर वैली के पास, ठीक है। इन द, देखिए कश्मीर वैली में बोन्स और हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स मिला है, हॉर्न, सींग और ये बोन, हड्डियाँ भी मिला है, वेपन के रूप में मिला है, ऐसे नहीं, वेपन एज ए वेपन यूज़ किया गया है वो। टूल्स, वेपन्स, सच टूल्स, वेपन्स हैव बीन फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, यानी हिमालय के एकदम नीचे वाले एरिया में मिला है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नर्मदा वैली, भीमबेटका, ये तो मतलब ये तो आप, ये जो वर्ड है ना भीमबेटका, आपने आज सुना है पहली बार, अगर तो आप इसको याद कर लीजिए। ये आप दुनिया भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे तो ये भीमबेटका से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एक पियोन का एग्जाम हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड। बस क्वेश्चन किस टाइप का है, वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, बट रिलेटेड तो इससे पूछता है क्वेश्चन, ओके। चलिए, इन द डक्कन, हंस्की एंड कुरनूल, ये डक्कन वाले एरिया में, साउथ इंडिया डक्कन प्लेटो वाले एरिया में हंसगी में मिला है, एंड कुरनूल, देखेंगे क्या क्या मिला है। चलिए,
तो हैंड एक्स का जो हम लोगों ने अभी इमेज देखा था, क्या यूज होता था, देखिए दे वर मेनली यूज टू गिव स्मैशिंग ब्लोज। देखिए मतलब किसी चीज को एकदम तेज मारना है, ठीक है, और मार करके उसका कुछ तोड़ना है या कोई पार्ट निकालना है, उसके लिए हैंड एक्स यूज होता था, ठीक है। तो बाकी आप पढ़िए किस लिए यूज होता था। चॉपर्स किस लिए, दे वर मेड ऑफ हैवी स्टोन्स वर्क टू शार्प एड्स इन वन डायरेक्शन ओनली एंड वर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर चॉपिंग। ये चॉपिंग के लिए चॉपर्स नाम ही है इसका, तो पूरा एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करने के लिए। ओके, नाउ फ्लिक इम्प्लीमेंट्स, ये दे वर यूज्ड एज नाइफ्स, चाकू की तरह यूज करते थे, है ना। स्कार्प्स फॉर फाइनर वर्क, मतलब कुछ स्पेशल काम करना है बिल्कुल साफ सुथरा, तो इसका यूज करते थे, ठीक है। अगर आप यहां पे देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। व्हीट गेहूं, बार्ले जौ, ये सबसे पहले उगाया गया पौधा है, फसल है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ओके, चलो, ओके, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। देखो आप, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स फ्रॉम द साइट्स। साइट उस जगह को बोलते हैं जहां पर ना ये उनके एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ सामान, पेंटिंग से सारा चीज मिलता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड, ताकि हम उनके बारे में स्टडी कर पाए, अर्ली पीपल के बारे में, ठीक है। उसको, उस जगह को हम लोग साइट बोलते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल केव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केव्स रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो 3 साइट्स, ये 3 साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हंटर गैदरर्स के बारे में जानने के लिए, विच वर मोस्टली लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये नदी के किनारे। आपको पहले ही बता दिया, लोग अर्ली पीपल ये नदी के किनारे ही रहे हैं। पानी और फिश, वाटर एंड फिश उनका मेन एम रहा है पहले तो रहने का वहाँ पे, क्योंकि देखिए नदी के किनारे, अगर नदी है तो वहाँ पे एनिमल्स भी आएंगे पानी पीने के लिए, आसपास के एनिमल्स, तो बहुत कुछ मिल रहा है, फिश है वहाँ, एनिमल्स भी आ रहे हैं वाटर के लिए, आपको भी वाटर चाहिए। ओके, चलिए, तो places where stones were easily available and people made tools with these stone were known as factory sites. और एक लाइन है यहाँ पे, from some of the factory sites it is also evident that people lived there for longer spells of time. These sites were also known as habitation come फैक्ट्री साइट्स। ओके, देखिए क्या हुआ, आप खुद से सोचो कैसे लोग चूज करते थे कि हमें यहाँ पे रहना चाहिए, कैसे। सबसे पहली बात, उनको पानी अवेलेबल होना चाहिए, आसपास में एनिमल्स होना चाहिए, ठीक है, फिशिंग करना है तो वहाँ पे फिश भी अवेलेबल होना चाहिए। आपको पता है स्टोन एज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन हो गया था एकदम, पानी के बाद, खाने के बाद, तो वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टोन भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देख करके वो लोग प्लेस को चूज करते थे। फॉरेस्ट होना चाहिए ताकि एनिमल्स को वहाँ पे हंट किया जा सके, फ्रूट्स के लिए प्लांट्स होने चाहिए, वहाँ पानी तो होना ही चाहिए। तो नदी के किनारे वो लोग ऐसे ही ढूंढते थे, क्या सबसे पहला वो लोग रिवर ढूंढते थे, वहाँ पे पानी है कि नहीं है, ठीक है, आसपास में जंगल है कि नहीं है जहाँ से हम हंटिंग कर सकते हैं। थर्ड, वहाँ पे देखते थे कि स्टोन है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का स्टोन है कि नहीं है, क्योंकि स्टोन का यूज़ करके ही हम लोग कुछ भी करने वाले हैं। ओके, तो ये इस तरह से 3-4 चीज़ों का ध्यान रख करके, बाकी वो लोग खुद कर लेते थे। इस तरह से वो लोग लोकेशन को चूज करते थे कि हमें यहाँ पे रहना चाहिए। और जहाँ पे बहुत सारा स्टोन टूल्स बनता था, बाद में देखिए क्या होने लगा कि स्टोन टूल्स जब यूज़फुल होने लगा ना, तो क्या होने लगा कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा टूल्स एंड वेपन्स बनाने लगे। अब कोई क्या करने लगा कि उसका काम ही है टूल्स, वेपन्स, ये सब चीज़ बनाना, चॉपर, हैंड एक्स, ये सब बनाना, और उसके बदले में वो कुछ लेगा और वो बना करके देगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बनेंगी, कोई चीज़ एक चीज़, तो उसको बोलते हैं उस जगह को फैक्ट्री। और क्योंकि ये लोग स्टोन का सब चीज़ बनाते थे, तो उस टाइम के लिए हम लोग
क्या बोल सकते हैं, स्टोन टूल्स फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो उस एरिया को बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पे आज भी बहुत सारे स्टोन, बहुत सारे वेपन्स बना करके, और जो मतलब वेस्टेज उसके निकलते थे, जैसे वेपन्स बना रहे तो कुछ वेस्टेज भी तो निकलेगा, वो पूरा पड़ा हुआ है आज भी, तो उस जगह को बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। ये मिले हुए हैं, नाम याद रखिएगा, भीमबेटका, हंसगी एंड कुरनूल केव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स को कैसे बनाया जाता था, तो दो मेथड था, डायरेक्ट मेथड और हैमरिंग, या फिर बोलेंगे स्टोन ऑन स्टोन। एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे मारेंगे तेज तोड़ करके, ये था दूसरा मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर से आपको समझ में आ रहा है, या प्रेशर फ्लेकिंग, इसमें क्या था, चलिए इससे बन गया एक स्टोन से हमने एक वेपन तो ले लिया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, तब उसको और शार्प बनाना है, तब क्या करेंगे, अब जोर से मारेंगे नहीं, क्योंकि मारेंगे तो हो सकता है टूट जाए। तो एक क्या करेंगे, आप लोग ये देखते हो ना, हथौड़ी से ले करके, मान लीजिए किसी प्लेस को बस इतना सा पार्ट निकालना है, तो वहाँ पे रख करके, घर जब बनता है तो आप देखिएगा मार मार कर तोड़ा जाता है उस पर, ये छेनी को रख करके इस पर और हथौड़ी से मार कर तोड़ा जाता है, तो इस तरह से करके और वो वाला पार्ट निकाला जाता था ताकि वो सॉलिड एक वेपन बन जाए। तो दो तरीके से स्टोन टूल्स बनता था। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो आप सोचिए आग कैसे उन लोगों ने ढूंढा होगा। सिंपल, वो लोग स्टोन का टूल्स बना रहे, वेपन्स बना रहे, स्टोन को स्टोन पे मार रहे हैं, तो कभी ना कभी आग जली होगी, जब टकरा रहे हैं पत्थर को पत्थर से, तो इस तरह से उन लोगों ने फायर को डिस्कवर कर लिया। ओके, राख मिला है केव में, कहाँ पे, कुरनूल, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये कुरनूल केव में मिला है राख। तो उससे पता चलता है उन लोगों ने, केव में भी वो लोग आग जलाते थे, केव के बाहर भी आग जलाते थे। ओके, तो वो अपने सुविधा अनुसार कहीं कुछ पकाने के लिए, कहीं खुद को सेफ रखने के लिए। तो इसका यूज़ क्या क्या था आग का, सबसे पहली बात तो इनको रोस्ट करने के लिए कुछ मिला, पका कर खाएंगे तो अब डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेस्ट होगा अच्छा से। दूसरी बात, लाइट, अंधेरे में लाइट मिलेगी। तीसरी बात, ठंडी से जो है कोल्ड से बचेंगे। और चौथी बात कि केव में आप अंदर रहिए और बाहर पूरा आग जला दीजिए, कोई वाइल्ड एनिमल अंदर नहीं आएगा, अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स या कोई भी एनिमल्स आग से डरता है, हम लोग भी डरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फायर यूजफुल हुआ उन लोगों के लिए, और इस तरह से उन लोगों ने ये वेपन बनाने के चक्कर में आग को ढूंढ लिया। जैसे ज़्यादातर इन्वेंशन गलती से ही हुआ है, आपको पता ही है। चलिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये देखिए अल्टमेरा इन स्पेन, स्पेन में ये वाला मिला है, और ये लाजो इन फ्रांस, ये पेंटिंग मिला है, आप ये देखिए। और इंडिया में देखिए आप, मोर देन 450 पेंटेड रॉक शेल्टर्स रैंकिंग फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू द मेसोलिथिक पीरियड। ये पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक को कनेक्ट करता है, इतने सारे पेंटिंग्स मिले हैं, आप देख रहे हो कितना है ये नंबर। फाउंड इन भीमबेटका, फिर से आया ना भीमबेटका, आप ये भीमबेटका तो भूलना ही नहीं है कभी। अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश में है ये। तो देखिए इसमें क्या क्या था, आप देखो इस पेंटिंग में क्या क्या मिलेगा, आप देखने जाओगे तो मैन का देखिए क्या क्या मिलेगा। मैन यानी कि मेल, मर्द लोग हंटिंग करते हुए, राइडिंग घोड़ा पे या किसी जानवर पे चढ़े हुए हैं, डांस कर रहे हैं, परफॉर्मिंग कर रहे हैं, क्या रिलीजियस रिचुअल्स, कुछ मतलब कि इस तरह का विधि टाइप का, मान लीजिए पूजा पाठ तरह का। ठीक है, उसके अब औरतों का देखिए क्या क्या पेंटिंग मिलेगा उस पर। ग्राइंडिंग, वो कुछ ग्राइंड कर रही है, पीस रही है, फिर फूड बना रही है, बच्चे उछल कूद रहे हैं, आप समझ रहे हो। इससे पता चलता है कि वो लोग ये सारा चीज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लोग, ये एक कलर था गेरुआ कलर, उसका यूज करते थे। रेजिन, ये प्लांट से निकलता है लिक्विड चिपचिपा, उसका यूज करते थे पेंटिंग करने के लिए ये लोग। आप समझिए, सोच कर देखिए ये लोग कितना, मतलब धीरे धीरे ये लोग कितना आगे निकल गए जब से स्टोन आया इनके लाइफ में। तो अब देखिए अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, वहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। पैलियोलिथिक एज एंड हुआ, अब आते हैं हम लोग अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। यहां पे क्या होता है, द लास्ट आइस एज एंडेड मेसोलिथिक एज में। कब? 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो हम लोग मेसोलिथिक पढ़ेंगे, मिडिल स्टोन एज। ओके,
इसको हम लोग ना माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पैलियोलिथिक एज में हम लोग वो लोग यूज कर रहे थे टूल्स या वेपन्स, उससे इन लोगों ने छोटा कर दिया है ये अब वेपन्स। तो चलिए देखिए क्या क्या यूज करे। देयर वाज अ चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। देखिए वर्ल्ड का पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है, कंपेरेटली वार्म कंडीशन, गर्म हुआ है। आइस एज था, आइस मतलब बर्फ वाला एज था। अब क्या हुआ है, अब जो है कंडीशन गर्म हुआ है थोड़ा। तो गर्म होने से देखिए डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, अब ग्रास धीरे धीरे घास उग रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एनिमल्स का नंबर बढ़ रहा है। देखो आप, डियर, एंटीलोप, बारहसिंगा, गोट, सीप एंड कैटल, ये सब का एनिमल सर्वाइव ऑन ग्रास। अब वो लोग घास को खा करके सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बच्चे जी पा रहे हैं क्योंकि अब घास मिल रहे हैं उनको खाने के लिए। द पीपल हैड द क्यूरियोसिटी टू नो द फूड हैबिट्स एंड द ब्रीडिंग सीजन्स। अब देखिए इनको ना, अब जो पीपल हैं उनको मतलब अंदर से उत्सुकता जग रही है कि अरे एनिमल्स क्या खा रहे हैं, तो ये खा रहे हैं। अब उनका नंबर भी बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम वो चीज़ अवेलेबल करवाएंगे तो एनिमल्स खाएंगे और हमारे साथ रहेंगे, तो हाँ बिल्कुल रहेंगे। तो पीपल ने इस तरह से उनको देना शुरू किया कि आप ये खाओ, और खाते खाते फिर इस तरह से रियरिंग, हर्डिंग एंड रियरिंग, ये पालना उन लोगों ने स्टार्ट किया एनिमल्स को। बट सबसे पहला वाला एनिमल डॉग था, ये याद रखिएगा। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि एक बरियल साइट मिलता है जहाँ पे एक आदमी के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है, और वो बहुत ही ओल्डेस्ट स्केलेटन मिलता है डॉगी का, तो इसलिए इस तरह से माना जाता है कि सबसे पहले डॉगी। और नहीं देखिए, ऐसे भी आप अंदाज़ा लगाइए, डॉगी हेल्प करता था हंटिंग में, ऐसे ही दोस्ती हो गई होगी, हंटिंग करते टाइम ही दोस्ती हो गई होगी डॉग से। अलग से उनको पालना तो ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ा होगा, फिर जो फ्लेश बच जाता होगा तो उस वक्त ये लोग वो दे देते होंगे, तो कुत्ता ही खाता होगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहला फ्रेंडशिप डॉग से हुआ था इनका। तो सबसे पहला एनिमल इन लोगों ने डॉग को पाला था। बाकी उसके बाद ये सबको पाल रहे हैं, क्यों? इससे फ़ायदा है ना। अब एनिमल्स को मारने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, इनके बच्चे भी हो रहे, और इनको खिलाना क्या पड़ रहा है, इनको खिलाना पड़ रहा है घास, जो कि हम लोग नहीं खाते हैं। ऐसा पीपल ने सोचा, अर्ली पीपल ने। इस तरह से हर्डिंग एंड रियरिंग का कॉन्सेप्ट आया। इस तरह से उन लोगों ने स्टार्ट किया हर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब देखो, आप खुद से सोचो, जब कंडीशन चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और ग्रासलैंड हो रहे हैं, तो जो सीड है किसी भी प्लांट का या किसी भी फ्रूट्स का सीड उगना शुरू हुआ है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया, यानी कि हम सीड डालेंगे तो ये वापस से उग सकते हैं, और उगेंगे तो उगा करके देखा तो उग रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट अर्ली पीपल के दिमाग में आ गया। इस तरह से स्टार्ट हुआ। देखिए, एट दैट टाइम ग्रेन ब्रीडिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस, गेहूं, जौ और चावल ग्रो नेचुरली। ये नेचुरली होगा पहले, बाकी बाद में सब क्रॉप्स इन लोगों ने ढूंढा, बट नेचुरली अपने आप ये पहले तीन, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है किसी भी एग्जाम में। यूजुअली सच ग्रेन्स वर कलेक्टेड बाय मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये सब लोग इकट्ठा करते थे, और फिर ये लोग लर्न दैट फैक्टर्स बाय विच दिस प्लांट्स कैन बी ग्रोन, और कैसे ये ग्रो होते हैं वो उन लोगों ने लर्न किया ताकि हम भी ग्रो कर सके इसको, ठीक है। दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ कंसर्न अबाउट द एग्रीकल्चर इन माइंड ऑफ द पीपल। इस तरह से उनके दिमाग में ये एग्रीकल्चर वाला आइडिया आया। तो फर्स्ट फार्मर्स, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैन लेड अ नोमैडिक लाइफ। बहुत ही लंबा टाइम बिताने के बाद ये मेसोलिथिक एज में, देखिए मेसोलिथिक एज में फार्मिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन सही तरह से नहीं हुआ है। मतलब कि एक प्रॉपर वे में जिसे फार्मिंग बोलते हैं, जिसे खेती बोलते हैं, एक्चुअली वो न्यूलिथिक एज में हुआ है, ठीक है। बट स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है, मतलब कि स्टार्ट हो गया यहाँ पे मेसोलिथिक में फार्मिंग का एक क्या बोलेंगे ट्रेलर, बट मूवी नहीं स्टार्ट हुई है। फार्मिंग, एक्चुअल फार्मिंग न्यूलिथिक एज में। चलिए एटलीस्ट इतना मैं जान गया है ना किस तरह से प्लांट्स को उगा सकते हैं। चलिए न्यूलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 8000 BC है, बिफोर क्राइस्ट, तो 2000 इधर हो गया है ना क्राइस्ट के बाद का, तो ऐड कर लीजिए। तो 10,000 ईयर्स अगो से लेकर के 4000 में भी 2000, 6000 ईयर्स अगो
तक ये नियोलिथिक एज चलता है, ठीक है। इसमें भी एक्सक्वेशन होता है। विंध्यास वाला एरिया, नॉर्दर्न कश्मीर, नॉर्दर्न विंध्यास, द मिडिल गंगा वैली एंड द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ये सब पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं। वो हम लोग लेसन 3 में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। टूल्स यहाँ पे भी टूल्स मिलते हैं। द न्यू स्टोन एज टूल्स वर एन इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर वेराइटी ऑफ टूल्स। देखिए पैलियोलिथिक में बहुत ही बड़े बड़े स्टोन टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे। मेसोलिथिक में थोड़े से फाइन, में थोड़े से अच्छे हो गए, छोटे हो गए। और नियोलिथिक में और थोड़ा फैंसी हो गए टूल्स, ठीक है। एक्सेस, सिकल्स, स्पेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़। फार्मिंग एंड हर्डिंग, यहाँ पे तो एकदम बहुत ही अच्छा से फार्मिंग स्टार्ट हो गया, एकदम बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग एंड हर्डिंग। एनिमल्स का भी प्रॉपर वे में ये लोग प्रॉपरली एकदम सही तरीके से इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया गया फार्मिंग हर्डिंग। बट ये स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक में, बट प्रॉपरली ये करना शुरू किया है न्यूलिथिक एज में, ठीक है। और जहां ये फूड गैदरर थे, हम लोग नियोलिथिक एज में पढ़ेंगे, अब फूड प्रोड्यूसर हो गए। अब मतलब क्या हुआ कि अब फूड इनके पास ज़्यादा है। जहां वो पहले खाने के लिए दिन भर भटकते रहते थे, अब मतलब फूड अब ज़्यादा हो रहा है। अब इनको कहीं पर देना है, एक से दूसरे जगह पहुंचाना है, अब इनको एक्स्ट्रा फूड हो रहा है। उसके बाद है चैल्कोलिथिक एज। द टर्म चैल्को मीन्स कॉपर होता है ना। कॉपर में स्टोन को यूज करके, लिथ को यूज करके जो एज चला है 4000 यानी 6000 ईयर से लेकर 2000, फिर से इसमें बीसी है, जहां भी 2000 आप ऐड कर दीजिए तो 6000 ईयर्स पहले से लेकर के 4000 ईयर्स पहले तक ये वाला एज चला है। तो उस टाइम कॉपर और स्टोन का एक साथ यूज किया है पीपल ने, ओके। यहाँ पे देखिए जब इतना कुछ चल रहा था इंडिया में, उसी वक्त देखिए वर्ल्ड के एक कोने में कुछ चल रहा था। तो 12,000 ईयर्स से लेकर 4,000 ईयर्स के बीच में हंटर फ्रॉम साइबेरिया क्रॉस्ड ब्रिंगिया एंड रीच्ड अलास्का, अमेरिका में जाते हैं साइबेरिया से लोग, ठीक है। ब्रिंगिया वाज 600 माइल्स वाइड स्ट्रिप। अब देखिए ये एक दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला ये एक स्ट्रिप था, जो कि अब मतलब डूब चुका है, पानी के अंदर डूब चुका है, ठीक है। देखो आप लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा जर्नी कितना इन लोगों ने द हंटर्स ट्रैक्ड साउथवर्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड रीच्ड चिली आफ्टर अ जर्नी ऑफ 16,000 किलोमीटर। इन लोगों ने मूव किया पैदल या कोई जानवर को पकड़ के किया होगा, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन, ये अमेरिका के पहले लोग थे, फर्स्ट पीपल थे जो जा करके अमेरिका के धरती पर बसे थे। कहाँ से गए थे? साइबेरिया से। अब देखो कितना दूर मूव कर रहे थे। जिस वक्त इंडिया में ये सब कुछ चल रहा था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उस वक्त ये लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्लान बनाया होगा, पहले वहाँ गया होगा फिर वहाँ से आगे बढ़ा होगा। देख रहे हो अब कितना टाइम लगा है, 12,000 साल से लेकर 4,000 साल तक लगा है इधर, ओके। चलिए हाँ, अगर आप एक बार देखिए पैलियोलिथिक साइट्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा साइट्स हैं, पैलियोलिथिक साइट्स। फिर मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सा है इंडिया में, जहाँ पे मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड कुछ भी एविडेंसेस मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से, जहाँ मतलब इंडिया में जहाँ से कुछ भी मिलता है। और चैल्कोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे इंडिया में, वो देखिए। और आपको मैप फिर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके इस मैप को देख लीजिएगा ध्यान से, ओके। उधर जो जो हम लोगों ने देखा कौन कौन सा साइट, वो सारा साइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सब उसका सिंबल है, इंडेक्स, कि कहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स है, कहाँ पे कौन सा सिंबल देखेंगे तो पैलियोलिथिक पता चलेगा, ये सब चीज़, ओके। चलिए अब आगे क्या है, हाँ आगे एक और चीज़ है। चलिए केस स्टडी ऑफ डक्कन पैलियोलिथिक कल्चर्स, ओके। देखो पैलियोलिथिक कल्चर कहाँ कहाँ पे, तो हम लोगों ने देख ही लिया है साइट्स। कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, भोपाल इन मध्य प्रदेश, साबरमती इन गुजरात, नवासा इन महाराष्ट्र, मालप्रभा एंड घाट प्रभा बेसिन्स इन कर्नाटका। यहाँ पे
ये पैलियोलिथिक कल्चर्स के एविडेंसेस मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं। द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। देखिए पैलियोलिथिक एज बहुत बड़ी एज है, 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक। इतनी लंबी एज को अच्छा से कैसे, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना स्टडी करने में। तो इसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने, उन लोगों ने इसको 3 पार्ट में और डिवाइड कर दिया। कैसे? वेपन के यूज के बेस पे डिवाइड कर दिया कि कब कौन सा वेपन यूज किया जा रहा है। जैसे देखो आप, फोन, पहले वाला फोन कौन सा था? बड़ा वाला फोन था सबसे पहला वाला, आपको पता ही है। उसके बाद आया एक फ़ोन और बहुत बड़ा एक एंटेना निकाला जाता था, फिर बात करते थे। फिर कीपैड वाला आया और उसके बाद एंड्रॉयड, और अभी तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। स्मार्टफोन, क्या सेल फोन, जो भी स्मार्टफोन है, किस किस तरह का फ़ोन है, एक से एक फ़ोन है। तो इस तरह से जो अपडेट हुआ ना वेपन, उसके बेस पे लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी कि इस टाइम का जो वेपन था, टूल्स था, वो बहुत ज़्यादा मतलब फैंसी एंड मॉडर्न नहीं था। ओके, बहुत ही ज़्यादा मतलब फैंसी और बहुत देखने में उतना अच्छा नहीं, डिफ़िकल्ट होता था उसको यूज़ करना। हैंड एक्स एंड क्लीवर्स साइट्स, ये सब। तो ये यहाँ पे जो जो नाम दिया हुआ है, आप यहाँ नाम पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये मिले हुए हैं। तो इसको बोला जाता है लोअर पैलियोलिथिक। अब इससे थोड़ा सा अपडेटेड देखते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक। इसमें टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स साइट्स, फ्लेक्स। अब जो एक फ्लेक्स निकलेगा स्टोन का, है ना, एक टुकड़ा, मतलब एक अच्छा सा शेप वाला, बिल्कुल धारदार टाइप का, उसका यूज़ किया गया। देखिए उससे थोड़ा ये अपडेटेड है, तो इसको बोला गया मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, सब नाम पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये मिला हुआ है। मैप भी दे दूंगा मैं आपको अभी जस्ट, इसके बाद आप उस मैप में भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और उससे भी अपडेटेड जो मिला वेपन्स, टूल्स, वो टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स एंड ब्लेड्स। अब देखिए ब्लेड टाइप का भी, एकदम मतलब पतरा, धारदार, पतला, ऐसा वेपन भी बनाया उन लोगों ने। तो आप देखिए यहाँ पे इस्लामपुर, ये बोड़ी, मोरा गांव, ये सब आप खुद से पढ़िए, यहाँ पे मिला है, क्योंकि मैप में दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। हंसगी, यहाँ पे जो है आप देखो, हंसगी एंड बैचबाल वैली इन द डक्कन हैव मेनी स्टोन एज साइट्स, वो भी नहीं। अभी देखिए, ऑल टुगेदर अबाउट 200 साइट्स हैव बीन नोटिस्ड इन दिस रीजन। 200 साइट्स मिले हैं। साइट्स उस जगह को बोलते हैं जहाँ हिस्टोरिकल वो प्लेस है, जहाँ से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। इतने सारे साइट्स मिले यहाँ पे, आप देख पा रहे हो दक्कन वाले एरिया में। तो these stone artifacts are available sources of information. They shed light on early man lifestyle. ये बहुत ही अच्छा प्रकाश डालते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हमें अर्ली पीपल के बारे में। ओके, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर क्यों रहे होंगे लोग, अब ये पढ़ लेते हैं। हंसगी में इतना 200 साइट्स जो बनाए, तो देखो आप, द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्सेज, सालों भर पानी रहता होगा वहाँ पे, भरा रहता होगा नदियों में। ओके, तो पानी अवेलेबल है उनको। द अवेलेबल फॉर रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स, टूल्स बनाने के लिए उनके पास लाइम स्टोन है। ओके, नेक्स्ट जो भी उनको चाहिए वो सारा चीज़ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड, उनके खाने के लिए प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स भी प्रेजेंट है वहाँ पे, मौजूद हैं। द प्रोटेक्टेड नेचर ऑफ द वैलीज, वैली है ना, दो तरफ से पहाड़ है, बीच में उनके रहने के लिए जगह है, बहुत ही अच्छा है, सेफ्टी है, सिक्योर है वो जगह, तो रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे वहाँ पे। ये सब चीज़ कंसिस्ट ऑफ हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, नाइफ्स एंड ब्लेड्स, से सारा चीज़ मिला है वहाँ पे। आप लोग इस मैप को देखिए, इस मैप में जो हम लोगों ने उधर साइट्स का नाम, जो इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़े थे, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए। भीमबेटका के बारे में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा स्टडी किया है। ओके, फिर हंसगी का, यहाँ पे हंसगी दिया हुआ है। कुरनूल केव्स, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। और ये इसका सिंबल दिया हुआ है कि यहाँ पे ये वाले साइट्स हैं। ओके, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। मेगालिथिक, मेगा मीन्स होता है बड़ा, तो बड़े बड़े स्टोन का यूज़ किया जाता था, तो मेगा, और लिथिक स्टोन।
और माइक्रोलिथिक मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा, और लिथिक स्टोन, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटीज, ये सब कुछ। नाउ आई नो हमने क्या सीखा ये पढ़ करके, कुछ आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। ओके, ये है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।